के रूप में सेवा देता हूँ और मैं इस संस्था से 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये अपना जो निवासी गुरुकुल है ये 2008 में प्रारंभ हुआ था और हमने हमारे बच्चों से ही ये गुरुकुल, जैसे यहाँ हमारे कुलपति हैं, उन्होंने आज से 32 साल पहले उनके बच्चों को स्कूल से उठा दिया था और एक फ्लैट में उनको अध्ययन कराना प्रारंभ किया और फिर साथ साथ में वो खुद भी पढ़ने लगे। जब उन्हें लगा कि ये शिक्षा, जब पढ़ने लगे तब उन्हें लगा कि इतनी ये शिक्षा अच्छी है तो ये दुनिया के सभी बच्चों को ये शिक्षा मिलनी चाहिए। तो 2008 में ये गुरुकुल प्रारंभ हुआ और हमने शाहीबाग में, क्योंकि ये निवासी गुरुकुल था, तो उसके पहले हमने आज से 17 साल पहले शाहीबाग में एक टेनामेंट से छोटे बच्चों को हमने गुरुकुल प्रारंभ किया, जिसमें 3 साल के बच्चे थे। लकड़ी के खिलौने लाके हमने ये संकल्प कर लिया था कि हमारे बच्चों को जीवन में जो उपयोगी है वही पढ़ाना है, उनको परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाना है, सर्टिफिकेट के लिए, डिग्री के लिए नहीं पढ़ाना है। तो 3 बच्चों से हमने शाहीबाग में आज से 18 साल पहले प्रारंभ किया था। शाहीबाग यहाँ से 6 किलोमीटर है और मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है। तो उन्होंने यही शिक्षा ली है, वो कभी स्कूल नहीं गए, जन्म से उन्होंने कोई एलोपैथी दवाई नहीं ली है, जन्म से कोई वैक्सीन नहीं ली है। तो आज उनको उनके जीवन में कहीं पे भी कोई उनको तकलीफ नहीं है। तो ये जो गुरुकुल शिक्षा है वो अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये शिक्षा के बिना हम अधूरे हैं, मानव कभी परिपूर्ण नहीं हो सकता है। हमारा ये गुरुकुल शिक्षा जो है वो परिपूर्ण शिक्षा है। तो उस शिक्षा को हमने तो क्या है, उस समय तो एक भावना से ही जुड़े थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमें कुछ मालूम नहीं था। लेकिन खाली मेरी बेटी का एक दृष्टांत मैं आपको देता हूँ। वो भी 19 साल की हुई है, उसको 6 भाषाएं आती है, वो एक भी दिन स्कूल नहीं गई है, उसके पास कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन 6 भाषाएं जानती है। वो गुरुकुल में संस्कृत भी पढ़ाती भी थी। अभी उसके बाद उसने भरतनाट्यम कंप्लीट किया, शास्त्रीय संगीत में वो विशारद कर रही है, गांधर्व का जो विशारद का होता है वोकल में, वो विशारद कर रही है। उसके बाद आयुर्वेद में उसने नाड़ी परीक्षण और आयुर्वेद औषधियाँ वगैरह बनाना करना, तो वो 2 साल उन्होंने बेसिक ट्रेनिंग लिया। वो संतूर बजाती है, तबला बजाती है, हारमोनियम, कई वाद्य बजा लेती है। एक्यूप्रेशर में उसने डिप्लोमा किया। अभी वो उसको ये आर्ट एंड क्राफ्ट में ज़्यादा रुचि है, तो वो फैशन डिजाइनिंग नाम दे सकते हैं उसको, वो सब सीख रही है। उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट में उसको पेपर, फैब्रिक, ग्लास, कांच का, मतलब कुछ भी दे दीजिए, वो आर्ट एंड क्राफ्ट में वो कुछ भी चीज़ बना देती है। उसके बाद ज्योतिष है, वास्तु है, योग है, वो प्राथमिक लेवल का। मुझे बताइए, आज बीकॉम की हुई लड़की, उसको क्या आता है? घर पे मेहमान आए तो पानी का ग्लास भी भरता नहीं, उसको पिलाना उसको मालूम नहीं पड़ता है। ये तो मैंने आपको जो विषय बात की ना, उसके बाद अभी तो पाक कला, केश गुंथन कला, गौली, रंगोली, कैलीग्राफी, ये सब उसको किसी को सिखा सकती है, उस लेवल का उसको आता है। तो ये हमको आज की जो आधुनिक शिक्षा है ना, वो हमें सिर्फ 4 दीवार में 20 साल बेंच पे बैठे बैठे बोले आपकी पढ़ाई होगी, वो बच्चा है ना कुछ नहीं कर पाएगा। वो ऐसा ही काम ढूंढेगा कि मैं बैठे बैठे क्या कर सकूं। और आज हमारे जो बच्चे हैं, हमें मतलब पहले ऐसे कहते थे कि ये आपके बच्चे ये दुनिया के साथ कैसे मैच होंगे, ये होंगे, वो आज उनको आधुनिक हर चीजें उनको मालूम है, ऐसा नहीं है। वो तो हमें मालूम पड़ ही जाता है। आज बच्चा पैदा नहीं हुआ है, वो मोबाइल ऑपरेटिंग कर लेता है, कोई सिखाने की चीजें नहीं है। सिखाने का क्या है, जो सच्ची समझ लेनी है। तो सच्ची समझ है ना, वो आ गई ना, तो आदमी जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगा। और उसमें आपको उस समय हमको ऐसा कहते थे कि ये बच्चे का क्या होगा जीवन का, इसको डिग्री नहीं होगी तो इसके साथ शादी ब्याह कैसे होंगे, इनको समाज में स्थान कैसे मिलेगा। तो वो सब चीजें है ना, हमको कहीं हमको फेस करनी नहीं आई। आज है ना, ऐसा है कि कोई बच्चा यदि उनको घर पे उनको शादी ब्याह के लिए पात्र भी चाहिए ना, तो वो ऐसा सोचते हैं कि गुरुकुल की लड़की होगी ना तो वो संस्कारी होगी, वो सब विद्याएं कलाएं जानती होगी, तो वो उनके घर में भी वो एक संस्कारी लड़की होगी और कलाएं विद्याएं और कुशलताएं जानती होगी, तो घर का अच्छी तरह से वो संचालन कर पाएगी। और वो बहुत ज्यादा पढ़ी हुई होगी और वो घर में किसी के साथ एडजस्ट भी नहीं होगी। उसकी अपेक्षा है, उसको उसके मन के आवेगों पे भी उसका कंट्रोल नहीं, उसकी इच्छाओं पे उसका कंट्रोल नहीं, उसका मानसिक संतुलन नहीं होगा, तो वो तो घर को तोड़ेगी उल्टा। तो हमें क्या करना है? हमारे घर में जब हमको पात्र लाना है तो हम क्या सोचते हैं कि वो ऐसा संस्कारी हो, गुणवान हो, कलावान हो, वैसा चाहिए कि हमको ज्यादा डिग्री वाला चाहिए। तो हम वो सोचते हैं, तो हम हमारे बच्चों को क्यों ऐसे तैयार नहीं कर रहे हैं?
उनको वापिस वही रास्ते पे हम समझते सब है, लेकिन हम चलते कौन से रास्ते पे कि नहीं इसको फॉरेन भेजे। अरे ऐसे ऐसे परिवार है कि वो यहाँ बैठे रो रहे हैं, उनका बच्चा वो गुजर जाने के बाद भी है ना, यदि बाप गुजर गया है और माँ है तो पड़ोसी ने अग्नि संस्कार किया है, उसको वीजा ही नहीं मिला। तो हम किस दौड़ में जा रहे हैं। और आज कोविड के समय में भी हमने देखा, अनुभव किया कि हमारे क्या काम आया। ये फैक्ट्रियां भी सब बंद रही, सब वाहन हमारे खड़े रहे, जो मूल से जुड़े हुए थे, किसान थे, गौपालन था, उसके कारण आज ये भारत 2-3 महीने संपूर्ण बंद रहा तो हम टिक पाए। तो ये मूल व्यवस्था जो है ना वो बचेगी, क्योंकि देखिए इसमें है ना, ये सब चीजों के पीछे है ना कुछ साजिश चली है कई सालों से। हमारे यहाँ तो 7 लाख गुरुकुल थे, हम तो दुनिया में श्रेष्ठ थे, तो आज हमारी ये स्थिति किसने की। तो ये मैकोले शिक्षा के कारण आज हमने अन्न बिगाड़ा, पानी बिगाड़ा, जमीन बिगाड़ी। ये शिक्षा नहीं बिगाड़ा, नहीं पढ़े लिखे लोगों ने बिगाड़ा ना, गांव के लोगों ने बिगाड़ा क्या। ये पूरी व्यवस्था हमारी जो भारतीय व्यवस्था थी उसमें हम सब हजारों सालों से सब सही ढंग से चल रहा था। तो उस समय हमारे यहाँ तो डॉक्टरों की भी जरूरत नहीं थी, इतने हॉस्पिटलों की भी जरूरत नहीं थी। तो ये व्यवस्था किसने बिगाड़ी। आज के आधुनिक पढ़े लिखे लोगों ने उसको विकास के नाम पे, हमने एक अंधी दौड़ के नाम पे, विकास किसका हो रहा है वो मालूम नहीं है। ये बहुत गंभीर बात है। तो इस चीजों को हम चिंतन करते करते हम इस गुरुकुल दिशा में आए, और इस पे हमको ऐसा लगा कि ये तो अद्भुत चीज है, चमत्कारिक चीज है, और बच्चों के अंदर परिणाम भी चमत्कारिक मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे जो इनको स्कूल से निकाल दिया था, इतना गुस्सा है कि शिक्षक का गला दबा दे, ठीक है, वो बच्चा यहाँ आया, उसका खाली यहाँ आयुर्वेदिक भोजन है, चूल्हे की रसोई है, ये सब भोजन से वो उसके अंदर 1 महीने के अंदर 80% परिवर्तन उसके स्वभाव में। तो प्रकृति का निर्माण, स्वभाव का निर्माण, उसमें भोजन आहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, कैसी चीजें खा रहे हैं, पैकेज फूड, वो कितने महीने पहले पैक हुई है। सुबह का भोजन, सुबह की दाल शाम को नहीं खाते हमारे यहाँ, तो 6 महीने पैक किया हुआ दूध हम लोग उसको पी रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा। हम सुबह से शाम जितनी भी चीजें कर रहे हैं ना, वो एक भी चीज सही नहीं है, वो मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। आप जितना भी सुबह से शाम जो भी निर्णय ले रहे हैं, एक भी निर्णय आपका सही नहीं है। हम पढ़े लिखे हैं, डिग्री वाले हैं, लेकिन हमारा एक भी निर्णय सही नहीं है। कपड़े कैसे पहनने, घर कैसा बनाना, व्यापार कौन सा करना, हम सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी के एजेंट बन रहे हैं। वो उनके लिए तैयार करें, ये शिक्षा उन्होंने उनके लिए लाई थी। इस देश को चलाने के लिए उनको बस ड्राइवर चाहिए, ट्रक ड्राइवर चाहिए, सीए चाहिए, इंजीनियर चाहिए। उनको कॉलगेट बनाना है तो इंजीनियर चाहिए ना। हमारे दातुन के लिए कौन सा इंजीनियर चाहिए। कॉलगेट बनाने के लिए फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, हमारे को कौन सी फैक्ट्री डालनी पड़ेगी। ऐसी हर चीज में आप चिंतन करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हमारे यहाँ तो हर चीज व्यवस्था पूरी ढंग से चल रही थी। तो ये मैंने थोड़ी भूमिका की। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हम लोग कागज बना रहे हैं। वो कागज किस में से बना रहे हैं, वेस्ट में से, जो किसी के काम का नहीं है। वेस्ट मतलब सूखा घास, उसमें से हम कागज बना रहे हैं, दुनिया का श्रेष्ठ कागज। और वो हमें मालूम कहां से पड़ा, अंग्रेजों ने पुस्तक लिखी है पेपर पे, और उस पुस्तक से हमें मालूम पड़ा कि ये ऐसा कागज भारत में बनता था जिससे अंग्रेज लोग सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उस कागज पे लिखते थे कि ये मतलब कई सालों तक चलेगा। उस कागज का आयुष्य 1000 साल से ज्यादा, और उसको बनाने में नहीं इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, नहीं कोई केमिकल चाहिए, नहीं कोई मशीन चाहिए, और नहीं कोई झाड़ू काटना है। वो कागज हम गुरुकुल में बना रहे हैं। तो ऐसी हमारे यहाँ 90,000 नैनो टेक्नोलॉजी थी, 90,000 नैनो टेक्नोलॉजी। सिर के बाल जला के हम लोग तांबा निकाल लेते थे, घोड़े के बाल में से जसत निकाल लेते थे, गधे के बाल में से टिन निकाल लेते थे, सॉल्ट में से मर्क्यूरी निकाल लेते थे। मतलब वेस्ट जो पर्यावरण में कुछ काम का नहीं है। ये गोबर देखिए आप, फर्श हो गया तैयार, आपके आने के 2 दिन पहले यहाँ फ्लोरिंग किया है, तैयार हो गया। अब ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको इनएक्टिव कर देता है, मोबाइल का रेडिएशन इसको इनएक्टिव कर देता है। ये पृथ्वी पे सब नष्ट हो जाएगा, सबको कैंसर हो जाएगा, लेकिन जहां गाय का गोबर होगा वो बच जाएगा। भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी ना, यूनियन कार्बाइड, 20,000 लोग, भारत की सबसे बड़ी दुर्घटना। उसमें वहां सबसे नजदीक 2 ब्राह्मण परिवार रहते थे, और उनके घर में गोबर की लिपाई की हुई थी, उनके घर पे हवन होता था, उन परिवार के लोगों को कुछ नहीं हुआ। ये इतनी कीमती चीज है, कोहिनूर के हीरे से ज्यादा कीमती है। अच्छा, कोई लड़का यदि गलत सोबत में, गलत व्यसन में, गलत आदत में, आप खाली उसके रूम में गोबर की लिपाई कर दो, वो उसका स्वभाव चेंज हो जाएगा, वो सुधर जाएगा।
अब हम इसको बोलते हैं ये तो गंदा है, ये गंदा नहीं है, यही हमारा रक्षण करेगा, यही हमें बचाएगा। तो ये सब चीजों को समझने के लिए, बच्चों को समझने के लिए ये शिक्षा है, गुरुकुल शिक्षा के द्वारा ये शिक्षा हमारी जीवन लक्ष्य थी। इसमें जीवन इसी तरह से जीना है, अपने आप आ जाता था, उसको पढ़ाने, उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा है और उसका मानस तैयार हो रहा है। तो हम लोग गुरुकुल में यहाँ पर जो कागज बना रहे हैं वो आप लोगों को कल व्यवस्था की है, गुरुजी से बात की थी, तो कल आपको वो सब देखने को मिलेगा। कागज जो है वो आज ही बन रहा है, लेकिन वो बना हुआ कागज पे जो काम हो रहा है वो आपको कल देखने को मिलेगा। उसपे हम लोग लिखते हैं कलम से, और उसकी स्याही भी यही बनाते हैं, दिया जलाते हैं, उसकी जो बैस होती है ना, काली बैस जिससे काजल बनता है, उसमें से स्याही बनती है, उसकी 1500 साल तक शाइनिंग कम नहीं होगी। अब अभी जो केमिकल की जो इंक है ना, उसमें कितने प्राणी तत्व यूज होते हैं और उससे हमारे शास्त्र छप रहे हैं। उसमें बैकबोन, चारकोल, ग्लिसरीन, एग, ये सब प्राणी तत्व है। और वो प्राणी चर्बी से जो हमारा शास्त्र छपेगा तो क्या होगा वो, देखिए कैसा उन्होंने खेल किया है। अंग्रेजों ने जो खेल किया है ना, पूरी प्रजा को उन्होंने मांसाहारी बना दिया। आप जितना भी भोजन कर रहे हैं ना, आप जो घी खा रहे हैं ना घर पे, उसमें 40 से 50% उसमें सूअर की चर्बी है, मगरमच्छ की चर्बी है। अमूल का जो घी है ना, उसमें 40% सूअर की चर्बी है। अभी ये किसी को, क्योंकि सरकार ने छूट दे रखी है, ये लोग क्या करते हैं, जो ग्रीन सिंबल है ना, वो एज पर यूरोपियन स्टैंडर्ड है, नॉट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। और यूरोप में पंख, नाखून, बाल, चर्बी और इंडा उसको मांसाहार में गिनते नहीं है वो। और ये ग्रीन सिंबल जो लगाते, क्योंकि चर्बी है, एग है, ये सब इसको मांसाहार में नहीं गिनते हैं। और उन्होंने उनके आधार पर ये परिभाषा बनाई है, एज पर यूरोपियन स्टैंडर्ड, नॉट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो हम जो जिस चीज पे हम समझ रहे हैं कि ये बिस्किट है, इस पे ग्रीन सिंबल है, लेकिन वो मांसाहारी है। बिस्किट के अंदर क्या है मालूम है? उसके अंदर सड़े हुए गेहूं है, मैदा है, उसके बाद उसमें प्रिजर्वेटिव डाले हुए, केमिकल्स डाले हुए हैं, और उसमें इंडे की और गाय की चर्बी है, जिससे बिस्किट है ना सॉफ्ट बनता है, क्रैकिंग इफेक्ट नहीं आता है। ये सब अंदर ऐसे पदार्थ डालते हैं। हम पार्ले जी खा रहे हैं, हमारे बच्चों को खिला रहे हैं। अब इसमें एक भी काम की चीज नहीं है, सड़े हुए गेहूं है, मैदा है, उसमें प्रिजर्वेटिव और केमिकल डाले हुए हैं, और इसमें पशुओं की चर्बी है। तो हमें सोचना पड़ेगा हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें क्या करना है। तो इसी के लिए ये पेरेंटिंग शिविर का भी आयोजन कर रहे हैं कि प्रजा में जागरूक किया है। आज देश सो रहा है, हम लोग ये 50-60 साल में बहुत कुछ घुमा दिया है। वैचारिक हमारे पास विचार भी नहीं बचा है। एक विचार भी बचे ना, उसके लिए ये गुरुजी वगैरह सब प्रयत्न कर रहे हैं कि विचार, कम से कम एक विचार से तो बचे, और विचार होगा तो आचरण में आएगा। तो यहाँ हम लोग गुरुकुल में यही प्रयत्न किया है। ऐसा जो कागज बनते हैं, हम लोग सोने की स्याही बना रहे हैं। बहुत सारा काम हो रहा है, तो कल आप जरूर वो देखना। और जिनको भी सीखना है, मैंने गुरुजी को बोला है, तो सीखने की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं, जिससे आपके हैंडराइटिंग है ना, जैसे प्रिंटिंग कैसे करते हैं वैसे हो जाएंगे। ये कलम से लिखने से उसकी ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपका जैसे किसी ने छाप काम किया हो ना, वैसे आपके अक्षर हो सकते हैं। हाँ, आपकी ऐसे हैंडराइटिंग में आप लिख सकते हैं आराम से। जिसको पढ़ना लिखना नहीं भी आता है ना, वो भी ऐसे अक्षरों में लिख सकता है, खाली इसकी ट्रेनिंग से। तो ऐसा बहुत सारे काम चल रहे हैं। हम लोग शिक्षा को कैसे जीवन लक्ष्य बनाना, उसका भारतीयकरण करना, और हम लोग हमारे जीवन में भी वो परिवर्तन किया। देखिए, बच्चे को आप पढ़ाएंगे, लेकिन आपको भी बदलना पड़ेगा। बच्चा क्या है, 80% जो है ना, वो माँ बाप को देख के परिवर्तन होता है। ये तो क्या समझता है कि गुरुकुल में ये पढ़ना है, लेकिन घर पे तो माँ बाप जीते वैसे जीना है। तो देखिए, हमें पहले हमारे जीवन को बदलना पड़ेगा। हमें हमारे आदर्शों को बदलना पड़ेगा, हमारे महोत्सव को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आने वाली पीढ़ी को तैयार करना है। हमारे घर में जो आत्मा आई है ना, वो योग भ्रष्ट आत्मा है। मनुष्य जन्म किसका होता है? जो आत्मा का साधना किसी भाव में अधूरी रह गई है ना, तो वो मनुष्य जन्म लेती है वापिस, उसकी साधना, अधूरी साधना पूरी करने के लिए। तो हमारे यहाँ वो योग भ्रष्ट आत्मा आई है, और हम उसको क्या कर रहे हैं? उसको कॉन्वेंट ABCD सिखा रहे हैं। अब मुझे बताएं, A फॉर एप्पल, उसमें क्या है सीखने का? B फॉर बॉल, C फॉर कैट। किस बच्चे को नहीं आता है? ये कोई सीखने की चीज है, और उसको हमको रटा रहे हैं। और अब तो क्या कर दिया, B फॉर ब्रेड कर दिया है, C फॉर केक कर दिया है, G फॉर जेंटलमैन कर दिया है। मतलब विकृति की ओर लेके जा रहे हैं। अभी देखिए, हमें हमारे जीवन का लक्ष्य ही नहीं मालूम है, हमें क्या करना है, मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है।
तो साध्य क्या है? आपका लक्ष्य नहीं, आपका साध्य, आपको जाना कहाँ है? आपको गाड़ी चलानी सिखा दी, लेकिन गाड़ी चला के जाना कहाँ है? आप गाड़ी चला के या गाड़ी में बैठ के गुरुकुल आए, और कोई कहीं जा रहा है, कहीं रखड़पट्टी करने जा रहा है। तो साध्य हुआ ना, आपने एक संकल्प किया और एक लक्ष्य से आप यहाँ आए और कुछ ज्ञान अर्जित हो रहा है। तो वैसे ही हमारी शिक्षा है ना, वो हमें साध्य तक ले जाती है। सा विद्याया विमुक्ते, ए फॉर अहिंसा, बी फॉर गोइंग डाउन, सी फॉर चैरिटी, डी फॉर डिसिप्लिन, एफ फॉर फॉरगिवनेस। अब ये तत्व हुआ। अब इस तरह से हम ABCD सिखाएंगे तो वो महापुरुष तैयार हो जाएगा। अब वो महापुरुष हो जाएगा तो वो अंग्रेजों की बातों में क्यों आएगा? समझे आप? तो ये पूरा एक षड्यंत्र है। शिक्षा के द्वारा हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। बच्चा है ना, जन्म से है ना, वो अज्ञानी होता है, मूर्ख नहीं होता है, लेकिन आज की शिक्षा उसे मूर्ख बना रही है। आप लोग सब नसीब वाले हो कि आपको ये सब चीजें समझने के लिए मिल रही है। आज कितने लोग हैं भारत में, कितने करोड़ों लोग हैं, लेकिन ये पदार्थ आज किसी को समझने के लिए भी समय नहीं है। तो आप सब लोग यहाँ पधारे हैं व्यवस्था के रूप में। हमारी गुरुकुल की तरफ से भी कोई तकलीफ रही हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये विचार जो है इसमें आप संकल्प करके जाना है यहाँ से। आप नहीं मानेंगे, हमारी खुद की ट्रस्ट की स्कूल है। पिताजी ने कहा वो इंग्लिश मीडियम का फॉर्म लेके आए, मैंने फाड़ के फेंक दिया। मैंने कहा या तो ये घर पे पढ़ेगा या गुरुकुल में पढ़ेगा या जंगल में छोड़ के आ जाओ। मुझे इसको जीवन में जो काम का है वही पढ़ाना है और मुझे आज पूर्ण संतोष है। तो वैसा आपको दृढ़, देखिए हमें है ना संकल्प करना पड़ेगा। हमें सत्व, आज हम सत्वहीन क्यों हो गए? हमारा आहार ही हम तामसी आहार ले रहे हैं, तो हमारा सत्व, हम मरा हुआ अन्न खा रहे हैं, हम पैकेज फूड खा रहे हैं, गेहूं का आटा पिसा हुआ ला रहे हैं हम लोग। अब उसमें उसका सत्व सब जल गया है। हम गेहूं के आटे में वो उससे उसकी डेड बॉडी है, मिर्ची की डेड बॉडी है, वो मशीन में इतनी गर्मी में उसका सब सत्व जल गया है। हम डेयरी का दूध पी रहे हैं, भैंस का दूध पी रहे हैं, हमारा सत्व खत्म हो गया है। हमारा सत्व आज महाराणा प्रताप, शिवाजी, कैसा सत्व था उनके अंदर, कि वो सत्व क्यों नहीं है आज हमारे में? तो उसके लिए भोजन को बदलना पड़ेगा, बच्चों का आहार बदलना पड़ेगा, और वो बदलेंगे तो उससे आपको अपने आप आपकी बुद्धि सात्विक होगी, और सात्विक होगी तो अच्छे विचार आएंगे, और अच्छे विचार आएंगे तो अच्छे संकल्प करोगे, और अच्छे संकल्प होंगे तो उसके परिणाम आपको आपके आत्मा उन्नति में आपको आगे ले जाएंगे, और परंपराएं आपका मोक्ष हो वैसा आपको मार्ग आपको दिखने लगेगा। बस मेरी बात, मैंने आपका समय ज्यादा लिया है, मैं मेरी बात यही समाप्त करता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और बाकी गुरु जी तो है ही यहाँ पर। धन्यवाद जीतू भाई ने अपने बच्चों को यहीं पर ही शिक्षा दिलाई, अर्थात गुरुकुलम में ही, और अभी शिक्षा संचालक के रूप में कार्यरत है। गुरुकुलम जो व्यवस्थापन करना भी है, सबको चलना है, और गुरुकुल व्यवस्था के लिए हम जो बात कर रहे थे सुबह, उसमें हरेक को अपने स्तर का प्रयत्न, हरेक, ऐसा नहीं है कि एक जीतू भाई करेंगे या बाबूजी करेंगे या मैं करूँगा तो होगा, और लोगों के लिए कुछ नहीं। तो ये गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए जो चुनिंदे गुरुकुल पूरे भारत में कार्यरत थे, जो अप्लाइड कार्य कर रहे हैं, केवल बात नहीं कर रहे हैं, उसमें जो प्रायोगिकरण कर रहे हैं, अमलीकरण कर रहे हैं, तो जीतू भाई ने बात की कि वो बहुत महत्व का है कि अपने जीवन में संकल्प, सत्व बढ़ेगा तो हमारा संकल्प दृढ़ होगा, और अपने स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, हम कितना बदल सकते हैं, हम कितनी वस्तुओं को अप्लाई कर सकते हैं, वो बहुत महत्व का होता है। तो समाज से परे जाकर वो उन्होंने अपने बच्चों को भी यहाँ पर शिक्षा दिलवाई, और आज भी सबसे ज्यादा कार्यरत है। सब लोग अपने अपने स्तर पर है, लेकिन जीतू भाई सबसे ज्यादा कार्यरत होते हैं कि गुरुकुल व्यवस्था के लिए, गुरुकुल के लिए वो भी प्रयत्न करते रहते हैं। और उसका परिणाम भी आज हमको देखने को मिलता है कि पहले गुरुकुल शब्द से ही लोगों को एलर्जी थी, अब कम से कम उतनी अवेयरनेस आ गई है कि लोग स्वीकार करने लगे हैं। अभी बहुत कुछ आगे हमको ले जा रहे हैं कार्य को। तो धन्यवाद जी।
आपने बहुत अच्छी बात बताई। और दूसरा कुछ बातें यूनिक है जो और जगह नहीं मिलती है, उसमें से बहुत सारी बातों में से और गुरुकुल में आपको लगभग नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके लिए बहुत फंडामेंटली बहुत ही नॉलेज और एफर्ट्स चाहिए। तो ये गुरुकुल में वो एफर्ट्स किए हैं, तो कागज बनाने से लेकर जो लुप्त हो लगभग प्राय लुप्त हो गई थी भारत भर में कलाएं, तो चितुभाई से लेकर वो सारे हिंदूजी महाराज साहब के कार्यकर्ता लोग उसको ढूंढ कर हस्तकला भी लोगों को बुलाया, उसको काम किया, क्योंकि काम नहीं मिलता था प्रेस आने के बाद। तो हस्तकला आज जीवन हो गई और पूरे भारत में अहमदाबाद में आज ऐसा मिला तो सबसे ज्यादा उड़ीसा वगैरह स्थान में देखे ग्रुप थे, लेकिन अहमदाबाद में ये कार्य लेखन का हस्तलेखन का कार्य शुरू किया। तो वो पूर्ण भारत की जो प्रायः लुप्त हो चुकी थी जो एक प्रकार की नैनो टेक्नोलॉजी वो फिर से जीवन हो गई। कागज बनाने की कला, उस पर स्याही का बनाना और उस पर लिखना, और वो भी लंबे समय तक इस तरह से ही लिखी। तो कितनी जागरूकता चाहिए। पेन से लिखते हैं या टाइप करते हैं तो तुरंत हम डिलीट कर सकते हैं, तो मूर्छा रहे तो चलेगा, मूर्छा व्यक्ति रहेगा तो चलेगा। उसमें तो आपको गलत हो गया कि प्रोसेस है पूरी उसको काटने, तो जागरूकता चाहिए शब्द शब्द पर। शब्द केवल हाथ चलेगा ऐसा नहीं, उसके साथ मन भी चलना चाहिए। तो ये पूरा बैठकर यहाँ लोग लिखते हैं एक गाने के जैसे अक्षरों में आप देखेंगे, कल हम जाएंगे वहां पर, चितुभाई ने बताया। तो वो बहुत उसके पास एकाग्रता सीखी। हम एक सेशन लेते हैं यहाँ पर, तो बैठ कर लोग इतने थक जाते हैं कि दूसरे सेशन में फिर बुला, बराबर है, क्योंकि बैठने की आदत है, बराबर। तो बुला कर अभी मैं आया तो आपको सबको बुलाना पड़ा। किसी वक्ता को बुला लेना तो खराब लगता है, कि वो उसको लगता है कि गुरुजी कैसे लोगों को इकट्ठा करते हैं, बुलाते हैं लोगों को, और तो भी नहीं आते क्योंकि पेट जम जाते हैं या बैठ कर थक जाते हैं काफी लोग। तो क्या जरूरी है 7-8 घंटे बैठते हैं लिखने की, और कुछ नहीं चाहिए, बस वो लिखते रहते देखिएगा एक अक्षर। तो इतनी एकाग्रता, इतनी स्थिरता उसमें आ जाती है। और शरीर स्थिर जितना रहेगा वृत्ति स्थिर उतनी रहेगी। स्थिर सुखम आसन पतंजलि ने बताया है, महर्षि पतंजलि ने, स्थिर सुखम आसन। तो इसके लिए ये कला बहुत अच्छी, देखने जैसी और सीखने जैसी, क्योंकि उसके ऊपर से आपके अक्सर आपके व्यक्तित्व के ही ये कायनात है, आपका व्यक्तित्व फलित होता है अक्षरों से। तो वो अक्षर कला भी सिखाते हैं, और बहुत लोगों ने यहाँ सीख कर बहुत आगे बढ़े हैं लोग अक्षर कला को सीख कर। तो यहाँ पर वो भी कलम देखेंगे पूरा, और वो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर यूनिक नाम हुआ है, क्योंकि उसमें जो प्रयत्न सालों तक चल रहा है, आजकल का शुरू नहीं हुआ है, 20 साल 25 साल हो गए, 25 साल हिंदूजी महाराज साहब से तब से चालू है पूरे के पूरे ग्रंथ लिखने हस्त से लेकर सब कंकोत्री लिखनी हस्त से, बैनर भी हस्त से बना। अगली बार विचार है कि बैनर भी ऐसे हस्तलेखन से बना। बैनर जो बनाते हैं ना, वो अनब्लीच कपड़ा जो होता है ना अपना खादी, उस पे गेरू से लिखवाते हैं सीधा। तो जितना भी हो हम लोग फैक्ट्री का बना हुआ चीज उपयोग कम कर सके वो, और अपनी मूल परंपरा वापस खड़ी हो। अभी जो गुरुकुल आप देख रहे हैं ना, ये 5% ही है, ये पूर्ण गुरुकुल नहीं है। हम लोग सब प्रयासरत हैं और मार्गदर्शन से सब आगे बढ़ रहे हैं, और इसको परिपूर्ण बनाना है हमारा जो भारतीय काल में, क्योंकि ये शहर के बीच में है। तो अभी हम लोग शहर के बाहर भी एक बड़ी जगह ली है, तो वहाँ पूरा भारतीय मतलब प्री मुगल भारत, मुगल के पहले का भारत कैसा था वैसा पूरा जीवंत करना है। अभी क्या है, भारत या तो शास्त्रों में है या म्यूजियम में है या खंडर में है, जीवंत नहीं है, तो हमें जीवंत करना है। देखिए मैं आपको खाली बात बताऊं, मैंने जो कहा ना, मैंने मेरे जीवन पे उसी समय मेरी शादी हुई थी आज से 25 साल पहले, और मेरे को कपड़े का इतना शौक था, मैं रोज नया शर्ट पहनता था, और सब ने और संतों का संपर्क हुआ, मैंने वो सब कपड़े मैंने निकाल दिए, और आज 25 साल हो गए हैं मेरे पास पैंट शर्ट नहीं है। तो संकल्प करेंगे ना, फिर मैंने राजीव भाई का सुना एल्यूमिनियम में नहीं खाना है, तो मेरे घर पे जैसे एल्यूमिनियम का कुकर था एक,
या कभी कभी ये लोग वगार एल्यूमिनियम की कढ़ाई में भी कर लेते थे। तो मैं क्या किचन में खाली राउंड लगा के मैं जिसमें एल्यूमिनियम बनी वो चीज मैं भोजन में मैं उपयोग में नहीं लेता था। तो घर वाले बोले ये बाहर का नहीं खाता है, घर पे हम बना रहे हैं, ये इस कारण से नहीं खा रहा है। तो उन्होंने फिर वो पात्र भी चेंज किए, तो पित्तल के बर्तन आए। फिर घी कौन सा यूज किया है, वो तेल रिफाइंड तेल यूज किया है। तो वो चीज जिसमें नमकीन बनाई, दिवाली का नाश्ता है, बोले वो रिफाइंड में बना दिया। मैंने कहा तो मैं तो नहीं खाऊंगा। तो बोले ये दिवाली का तो नाश्ता इसमें बनाना। मैंने कहा नहीं, मैं उपयोग में नहीं कर। फिर अपने बोले ये नहीं खाएगा तो अपने किसी लिए बनाना। तो अपने आप घानी का तेल, तिल का वगैरह उपयोग में होना हुआ। तो आज 25 साल से वो सब चीजें झगड़ के नहीं की है, लेकिन अपने को उसको त्याग कर देंगे ना कि भी नहीं मैं उसका उपयोग नहीं करता हूँ, तो अपने आप वो चीज घर में बदल गई भी। अपने फिर सब वही खाए ना। 25 साल से मेरे बच्चों को एक भी एलोपैथी दवाई नहीं दी है, एक भी एलोपैथी दवाई नहीं, एक भी वैक्सीन नहीं दी है, और उनको कभी तकलीफ ही नहीं पड़ी। ऐसे वेद है, ऐसे ही अपने पास। अब क्या हुआ कि आप दूसरे विकल्प, जो पहले क्या है कि आप सीधा रास्ते पे ही वो चले जाते हैं। अब हमको मार्गदर्शन ही लेना है तो वेद का ही लेना है, तो सीधे ही वहां गए और डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सीधा मिसगाइड करेगा। अभी आप नहीं मानेंगे, एक बच्चे का सिर्फ पेट दुख रहा था। अब वो फिर मेरे पास संपर्क किया उन्होंने मुझे, लेकिन उसका पेट दुख रहा था। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने क्या दिया मालूम है उस बच्चे को? हाइड्रोसाइक्लिन और पैरासीटामोल की गोली। और फिर उसकी एसिडिटी नहीं हुआ, उसके लिए एसिडिटी के लिए उनको उसकी गोली दी। अब डॉक्टर ने बोला ये दवाई लो, 5 दिन ठीक नहीं हो तो फिर सोनोग्राफी कराएंगे। अभी फिर मेरे पास उन्होंने संपर्क किया, मैंने कहा चलो अपने वेदराज जी के पास। आज सुबह ही गए वहां वेदराज जी के पास, उन्होंने गाड़ी देख के सब बता दिया मुझे, ये क्या करता है, कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है, क्या खाता है। बोले ये सब बाहर की चीजें, 2 महीने से बाहर की चीजें खा रहा है। बोले हाँ। तो बोले वो खाना ही नहीं पच रहा है, वो सब गैस बन रहा है, वायु बन रहा है, और उसके कारण इसका पेट दुख रहा है। बोले सिर्फ इसको 3 महीना बाहर का खाना बंद करा दो, और सिर्फ 15 दिन मेरी दवाई, एक बार उसको रूटीन में लाने के लिए 15 दिन की आयुर्वेदिक दवाई जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं तो किस चक्कर में वो ले जाते हैं। एक सोनोग्राफी कराते ना 400 एक्सरे का रेडिएशन आता है, 400 एक्सरे। हमें सलाह भी किसकी लेनी है? जो ये अलग अलग विद्याओं के शास्त्रों के जो जानकार हैं, तो ही आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। आप मैकोले वाले किसी के पास चले गए तो वो आपको चक्कर पे चढ़ा देगा, वो वकील हो, वो सीए हो, वो कोई भी हो। हमें भारतीय परंपरा के ज्ञान वाले जितने भी जानकार हो, हमको वो व्यवस्था टूट गई है तो धीमे धीमे खड़ी कर दी है। देखिए चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आपको ही शुरुआत करनी पड़ेगी, छोटी छोटी शुरुआत करिए। अभी खादी का रुमाल से चालू करिए, फिर हम कम से कम खादी का रुमाल यूज करें। मेरे 25 साल हो गए ना, कुर्ते के बटन भी ये 25 साल से ही एक ही है। कल कुर्ता चेंज करूंगा, यही बटन उसमें काम आ जाएंगे। 25 साल से मैंने एक ही बटन की पेड़ से मेरा 25 साल से काम चल रहा है। आप हर शर्ट के साथ फेंक रहे हैं, ये 1000 साल तक पर्यावरण में पड़ा रहेगा। ये आता कहाँ है? आप किसी शर्ट वाले को पूछिए, चाइना से आता है। बटन सब चाइना से आ रहे हैं, एक्सेसरीज। हमारा पैसा देश का बाहर जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? पर्यावरण में, पर्यावरण को भी नुकसान कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को भी नुकसान कर रहे हैं, और हमें भी नुकसान कर रहा है। मेरे सोने के बटन है तो श्रेष्ठ क्या है बताइए? और ये जब लिए थे उससे और आज वैल्यू इसकी बढ़ी है, और आपका तो कचरे में गया, उसका कोई पैसा भी नहीं आया है। तो देखिए हम मूर्ख बन रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? ये एक छोटा सा एग्जांपल प्रैक्टिकल मैंने बताया ताकि आप भी हमको थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। हमें खुद से शुरुआत करनी है बस। आप अभी पत्नी का भी विचार मत करिए, आप खुद का विचार करिए। या बहन है तो आप आपका विचार करिए, बोले वो नहीं बदलेंगे अभी नहीं। आपसे शुरुआत करिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या करना है। तो छोटे छोटे स्टेप लीजिए, और धीमे धीमे आप उससे आपको आगे का रास्ता आप, और आप उसके बाद शिखर भी चढ़ पाएंगे। बस इतनी बात थी मेरी। धन्यवाद। गुरुकुल व्यवस्था में एक ऐसा कंसेप्ट है, यज्ञ के जो अलग अलग भाग है, पहले सत्र होते थे ऋषि मुनियों के। तो पहले ज्ञान का आदान प्रदान होता था, उसको तद्वित संभाषा कहते थे। चरक संहिता में इसका वर्णन है, आपको पता होगा, मैंने बहुत सारी बातें इसके बारे में बताई है। और एक था जो विबुद्ध सत्कार। विबुद्ध सत्कार का क्या अर्थ है? जो लोग समाज में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उसको सामान्य व्यक्ति पहचान नहीं सकता है, बराबर, क्योंकि वो छिपकर या तो फिर अपने कार्य में ही एकाग्र रहते, मशगूल होते, बराबर, अपना कार्य को ही प्राधान्य लेकर अलग अलग जगह पर कार्य करते रहते हैं। वो लोगों को बुलाना ताकि उसका परिचय लोगों को हो और उससे हमारे बच्चे बहुत कुछ सीखें।
मैंने बताया था ना किसको प्रमोट नहीं करना है, जो सुबह वाली बात बताई थी, तो ये प्रमोट हो, अर्थात कि लोग उसको जाने, क्योंकि उसके पास अनुभवात्मक जो ज्ञान होता है वो बहुत होता है, सीखने जैसा बहुत होता है। ऐसे तो आज थोड़ी देर हो गई, तो प्रश्नोत्तरी का सेशन हम इसके बाद लेने वाले हैं। अभी मैं परिचय करवाऊंगा सबसे पहले श्रेष्ठ श्री अरविंद भाई संघवी है, तो कर कालन से उसका स्वागत करेंगे हम सब लोग। और धन से और मन से और अध्यात्म से सबसे धनिक है वो, मतलब सब बातों में धनिक है। कोई एक बात में हो सकता है लेकिन बहुत बातों में वो धनिक है। तो बहुत अच्छा पंचगव्य पर रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, और संकल्प और सत्व की एक बात ऐसी आती है तो वो उनके जीवन से बहुत ही स्मरणीय है कि खुद की फैक्ट्री की बड़ी जिनिंग की, मिल की, और एक क्षण में ही महाराज साहब ने बताया कि ये कर्मादान उसको कहते हैं जैन परिभाषा में, तो वो जरूरत नहीं है तुझे इतना सारा करने की, तो तू बंद कर दे, बराबर। हालांकि वो हिम्मत अब गुरुओं में नहीं रही ऐसा बताने की, लेकिन महाराज साहब ने ऐसे बताया, और अरविंद भाई ने वो बंद करके वहां गौशाला की। आज 250 गौवंश वहां पर है, 250 है ना, वाकानेर पर 250 गौवंश है, और उसमें से पंचगव्य से लेकर सारे घृत बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं। तो ये अरविंद भाई संघवी। दूसरे श्रीयुक्त दिलीप भाई शाह जी है, उसका भी कर। और जैसे तो सरकार श्री में अभी एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, उसमें भूमिका चेयरमैन की है आपकी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में है। और खास करके वो मेरे दृष्टि से वो इतना महत्व नहीं है, क्योंकि वो तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उनकी जो भावना है, अभी पिछले लगभग 10-15 साल पहले एक यहाँ से यात्रा निकाली थी गाय माता को राष्ट्र माता जाहिर करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो सरकार ने काम सौंपा और कर रहे, खुद अपने लिए छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को फोन करके उत्साह देकर पूरे लोगों को तैयार करके समस्या हल करने का जो जमीनी स्तर का कार्य है वास्तव में वो कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं तो वो कड़ी बन सकते, सेतु बन सकते। सामान्य व्यक्ति और अधिकारी लोग, वो दोनों के बीच का जो सेतु का कार्य है, बहुत अच्छी गौ सेवा। मैं तो जहां जहां कार्यक्रमों में जाता हूँ उनको देखता हूँ, और एकमात्र वो अधिकारी है जो दिखाई देते हैं ग्राउंड पर, बाकी मैं कोई अधिकारी को ऑफिस के बाहर नहीं देखता हूँ। तो मैंने वो 3 साल से करीब 3 साल से मैं देखता हूँ, कोई भी कार्यक्रम में गया मेले में या छोटे से छोटा हो तो वो आएंगे वहां पर कि सामने से ही कुर्सियों में सबके साथ बैठे होंगे या सबको कुछ ना कुछ समझाते होंगे। तो ये एक जमीनी स्तर का कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एक है लीना गुप्ता, डॉक्टर लीना गुप्ता जी, ये आदिवासी विस्तार में शायद हिमालय की तरफ उत्तराखंड में बहुत सारा कार्य कर रही है, बच्चों से लेकर बहुत सारे विषयों पर, जंगल के विषय पर, पर्यावरण के विषय पर, बच्चों के स्वास्थ्य के विषय पर। तो मेरी बात हुई थी, अभी तक होती थी। तो आदिवासी विस्तारों में जो हमारा सुवर्ण प्राशन का कार्य चल रहा है, ऐसे बाल स्वास्थ्य का चल रहा है, तो इसमें इनका बहुत इंटरेस्ट है, और खास करके उनके विषय पर बहुत सारा कार्य उन्होंने वास्तव में किया है। तो ऐसी बात थी आज। तो अभी थोड़ा परिचय, हम अभी लगभग 20 मिनट है अभी तक भोजन, हाँ 6 बजे का भोजन का समय, तो थोड़ी थोड़ी बातें अपने अपने स्तर की रखेंगे, क्या क्या वो कर रहे हैं। तो भोजन समय तक वो बताएंगे हमको कि क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अरविंद भाई से शुरू करके, उसके बाद दिलीप भाई बताएंगे, और उसके बाद बहन बताएंगी। तब तक हम भोजन का समय देगा, वो संभव है तो उसके बाद हम प्रश्नोत्तरी देंगे, उसमें वो लोग उपस्थित रहेंगे। तो अरविंद भाई से हम शुरुआत करते हैं जी। अभी जो मेरे साथ गुरु जी का तो परिचय आपको है ही, ये तो मुझे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जो दोनों बैठे हैं, एक तो दिलीप भाई शाह एनिमल वेलफेयर बोर्ड के अधिकारी है वो, और एक डॉक्टर लीना गुप्ता जो भी बताया वो।
जैसे देखने में और सुनने में समझने में आपको ऐसा लगेगा कि एक सामान्य व्यक्ति बैठी है, इसको कब गोली मार देने समाज नहीं, बेनामी तत्व जो जिसको हम आउटफिट गिनते हैं, कोई मुस्लिम है कि कोई आतंकवादी है, इनको छुपा के रखने पड़े ना, ऐसा उनका कार्य है। उनका भी कार्य ऐसा है। जो आदिवासी विस्तार में काम कर रही है, वह जंगलों काटने का जो काम होता है ना, उसमें ये इतनी रुकावट लाती है। और 2 बार PhD, एक बार ही हुई है, लेकिन 3 बार PhD हो सके इतना ज्ञान है। मैं मेरा व्यक्तित्व तो इसलिए आगे नहीं बोल रहा हूँ कि इन दोनों को हमें आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना कैसे है? अपने मन से, अपने दिल से। जितना कार्य वो जो बोले उसके हिसाब से हम घर पे बैठे रह रहे चिंतन भी करें ने, उसको मानसिक सहयोग भी देवे ने, तो भी उनका कार्य हो गया है, ऐसा हम समझेंगे। उनका जो कार्य है वो कार्बन क्रेडिट करने का काम है इन दोनों का। अल्टीमेट एम कि जो पर्यावरण में अभी गर्मी हो रही है, क्योंकि अब श्वास लेने का भी टाइम नहीं रहेगा, ऐसा माहौल को बदलने का इन दोनों में ताकत है। तो हम दिलीप भाई से थोड़ा बहुत सुनेंगे। मैं बाद में कभी भी आपके साथ रहूँगा ऐसे भी, लेकिन इन दोनों को 1 मिनट ज़्यादा सुनने का अवसर मिले ना जितना, इसलिए मैं मेरा अभी बोलना कम कर देता हूँ। तो दिलीप भाई को कह देते, क्योंकि उनसे सुनेंगे ना तो 7 दिन कंटिन्यू 24 घंटा सुनेंगे ना तो उनका नहीं पूरा होता है। हम फोन से बात करते थे 1 घंटा चलता है, इसलिए उनको सुनने की सबको मजा भी आएगी, ज्ञान में भी परिवर्तित होगा और समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। पहले दिलीप भाई बात करेंगे, बाद में बचा हुआ टाइम का उपयोग वो कर लेंगे। नमस्कार। आज भारतीय संस्कृति हिंदी में, हिंदी ये सबसे बड़ी बात है कि आज जो प्रेमाइसिस में आप बैठे हो, आर्य गुरुकुलम सिंस 1977 वाराणसी में 70 से, यहाँ 2008 से। अच्छा, 2008। तो आज बेसिकली जो काम हो रहा है, तो मेरा गुजरात सरकार एवं भारत सरकार का विभिन्न डिपार्टमेंटों का काम है। इसमें राज्य सरकार का एक विजिलेंस बोर्ड का मेरा चेयरमैन का जवाबदारी है। भारत सरकार एवं गुजरात सरकार का जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, ये गुजरात से लेकर भारतवर्ष के बहुत राज्य का मेरा दायित्व है। और जो मैंने अनुभव प्राप्त किया है कि धर्मसत्ता जब तक राज्य सत्ता के साथ सम्मिलित नहीं होगी तब तक अपना मिशन सम्मिलित नहीं होगा। तो अपने जो बच्चे हैं वो वैदिक जो परंपरा, अपना गुरुकुलम, अपने बात करते हैं कि अपने ऋषि ऋषि का वे भारत देश है। आज अपनी संस्कृति मेहुल भाई जो ज्योत जगाने का कार्य कर रहे हैं, तो हमारा एक मर्यादित ऐसी एक मर्यादा भी है, लेकिन हम तो ओपनली एक चैलेंज के साथ काम कर रहे हैं। तो विभिन्न क्षेत्र के जो बढ़ के हैं, तो एक को इकट्ठा करके एक ऐसी स्ट्रॉन्ग माला बने, क्योंकि ये इतना लार्ज क्षेत्र है, कोई एक व्यक्ति विशेष से ये कार्य नहीं होगा, इसमें सामूहिक ऊर्जा से ही ये होगा। अभी ये 3 महीने के अंदर भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से ये वैदिक परंपरा क्यों जन्म रही है, तो 2-3 केस ऐसे आए कि अपने समाज सनातन में से कोई बच्ची विधर्मी के परिवार में चली गई, माँ बाप रो रहे थे, तो 1-2 जगह से हमारे पास रिकॉमेंड आया कि भाई आप उसमें आप वहाँ के जो DGP है उससे जरा आप बोलेंगे तो हमारी बच्ची घर वापस आ जाएगी। तो कहीं न कहीं अपनी परंपरा या अपना जो सिस्टम है, तो इसमें ऐसी कोई जरूरत है कि भाई अपने बच्चे अपनी संस्कृति छोड़ के दूसरे विधर्मी की कंट्री क्यों आते हैं। तो आज
एक से एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेके इतने प्रचंड योद्धा अपने भारतवर्ष में हो और फिर भी अपने सनातन की उपेक्षा हो रही हो, तो एक बहुत कठिन चीज है। मेरा जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है वो बेसिकली भारतवर्ष के सनातन के जितने आश्रम है, जितने गुरुकुल है, स्वाभाविक है, वहाँ गौशाला होगी, जहाँ गाय होगी वहाँ हम वहाँ होंगे। तो ये एक ऐसा फेविकोल का जोड़ है कि जहाँ गाय माता है वहाँ हम है। तो हमारा एक प्रयत्न है कि भाई जो प्रचंड ऊर्जा जब भगवान कृष्ण जब गाय को इष्ट माता के स्वरूप से जो पूज रहे हैं, तो उससे बड़ा कोई नहीं है। वो अपने नंगे पैर से दिन रात उसके पास, गौ माता के पास क्यों रहते थे? और अपने वैदिक सनातन की रुचाओं में इतनी ताकत थी कि भाई वैदिक श्लोक से आह्वान करके बच्चा चाहिए तो उसके लिए भी अपने पास शास्त्र श्लोक था, कोई अपने युद्ध में विजेता चाहिए तो उसके लिए अपने श्लोक था। कोई भी कार्य की सिद्धि हो, अपने पास सनातन में उसका रास्ता है। तो वो रास्ता निकालने का, बच्चे को एक सनातन की टॉप कमांडर जैसा बनाने का जो काम है वो गुरुकुलम का है। आज ज्यादा से ज्यादा वेस्टर्न पश्चिमी ढब से अपने माँ बाप इतनी अंधाधुंध फी भर के पश्चिमी अनुकरण करके एजुकेशन में घुसा रहे हैं। उसको मालूम ही नहीं है अपनी रामायण क्या है, अपना महाभारत क्या है, अपना वैदिक ज्ञान क्या है। तो आप इतनी संख्या में जो आप पधारे तो मेरे को बहुत आनंद हुआ कि कम से कम आपको राष्ट्र की चिंता है, आप अपने बच्चे या बच्ची के लिए भविष्य के लिए चिंतित हो, तो यही अपनी 46 डिग्री के तापमान में आप यहाँ बैठे हो। तो आप जहां जहां से भारतवर्ष में से सब पधारे, उसका मैं मेरी गुजरात की धरती पर आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों तरफ से मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। हमारे बीच में जो बैठे हैं अरविंद भाई संघवी जी, अहमदाबाद गुजरात का मिलों का मैनचेस्टर है। गुजरात की ओळख क्या है? यहाँ सबसे ज्यादा मिले थे और ये इन जमानों में मिलों का मैनचेस्टर कहा जाता था। तो ऐसे सबसे ज्यादा मिलों के मैनचेस्टर अपने श्रेष्ठी और उद्योगपति है और इतना ही जीव दया राष्ट्र के लिए चिंतित है। जहां भी प्रत्यक्ष परोक्ष जहां उसकी जरूरत है, मैं तो उसको एक देवानंद समझता हूँ। उसकी जितनी उम्र है, जितना युवा नहीं दौड़ सकता, ये हमारे साथ दौड़ रहे हैं। तो आज एक उसकी एक दिन में गिनती है कि भाई मेरे जितना भी श्वास है तो मैं अपने राष्ट्र के लिए मैं समर्पित करूं। ऐसी ही बाद में मेरी बहन जो खड़ी है वो भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी है, क्योंकि आज किसी की खुशामद करोगे तो इसमें आपको कोई डर नहीं है। जब आप सिस्टम के लिए लड़ोगे, सनातन के लिए संघर्ष करोगे, स्वाभाविक आपका जो भी असामाजिक तत्व है या जो राष्ट्र के नुकसान कर रहे हैं वो स्वाभाविक आपके दुश्मन होंगे। तो आज गुरुकुलम ज्यादा से ज्यादा, और हम उसी एक आगे स्टेप में जा रहे हैं। हमने अभी एक पायलट प्रोजेक्ट चालू किया है। भारतवर्ष में जितने गुरुकुलम है उसके बच्चों में से सिलेक्टेड बच्चे को एक वन टाइप ऑफ कमांडर ट्रेनिंग, जिस तरह से जामनगर में सैनिक बालाचड़ी स्कूल है कि वहां जो जिस तरह से बच्चे की एक आर्मी की ढब से जो ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि आपके पास धन दौलत सब हो लेकिन आपके पास स्व बचाव के लिए कुछ नहीं है तो आप आपका परिवार का रक्षण कर सकेंगे नहीं। तो जहां जहां गुरुकुलम है उन्हीं बच्चों को पहली प्रायोरिटी में एक सनातन के लिए एक ऐसी कैडर खड़ी करने का एक संकल्प की तरफ अभी पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है। थोड़े दिन के अंदर वो एक के बाद एक मिशन में चालू हो गए और एक बड़ी परिकल्पना के साथ अरविंद जी, ऐसे मेहुल जी, ऐसे अलग अलग सब योद्धा प्रत्यक्ष परोक्ष रीत के हिसाब से ये मिशन में ज्वाइन हो गए। तो मेरा प्रयत्न क्या है कि आज मेरा जो दायित्व था तो उस हिसाब से भारतवर्ष के जितने राज्य है स्टेट, उनमें हर एक राज्य के हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्राणी क्रूरता निवारण सोसाइटी बनाना चालू करवाया है। वो सोसाइटी का दायित्व क्या है कि जो जिला है वो जिला का जितना तालुका है उसमें से जितने भी जीव दया प्रेमी है राष्ट्र मिशन में जुड़े हुए हैं, इसमें माननीय कलेक्टर उसके अध्यक्ष चेयरपर्सन है। तो इसमें आप जहां जहां दूसरे स्टेट से आए हो तो आपके वहां डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट एसपीसीए में आप ज्वाइन हो सकते हो। तो उसके लिए आगे की जो प्रोसीजर लंबी है लेकिन वो बाद में मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, आप आपके स्टेट में राष्ट्र मिशन में ज्वाइन हो सकेंगे। दूसरा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड मेरा भारतवर्ष का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इनमें हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग कैटेगरी का, मान लो आप जीव दया प्रेमी हो, आपको
कुत्ते से कुछ डॉग लवर्स हो उसके लिए सेवा करनी है, बर्ड पशु पक्षी में सेवा करनी है, गौ की सेवा करनी है। विभिन्न क्षेत्र है, जीव की श्रेणी अमाप है, जीव जंतु की श्रेणी अमाप है। उसके अंदर आप कुछ काम करना चाहते हो तो हमको बताइए, तो इसमें अलग अलग श्रेणी के हिसाब से आप मुख्य प्रवाह में सम्मिलित हो सकेंगे। आज बहुत जगह में जाता हूं तो एक वेस्टर्न कल्चर का अट्टहास्य हमारे सामने आता है। पहले प्राचीन समय में ऐसा था, हर एक परिवार में जब माई रसोई बनाती थी तो इसमें 2 रोटी अपने निकालते थे कि भाई पहली एक रोटी गौ की और एक रोटी अपने कुत्ते की। आज इतनी अपनी फास्ट लाइफ हो गई है, किसी को ये याद भी नहीं है, और ये याद न होने के कारण उसका दुष्परिणाम भी अपने समाज में, कुटुंब में आ रहा है। तो मैं एक जगह बैठा था तो 2 भाई अपने अपने बात कर रहे थे। बोले कि मेरा बड़ा बेटा बिचका और छोटा इतना सरल स्वभाव का है कि जैसे वो गाय देख लो, गाय जैसा शांत है। तो दूसरा भैया से बोल रही थी कि भाई मेरा जो पुत्र वधू है वो पूरे दिन हाँ कर रही है, कि जो भी मैं बात बोलूं तो तुरंत जो काटने दौड़ती है, ऐसा का स्वभाव है। मैं ये सुनता था और मेरे मन में हास्य था कि भाई ये होने का कारण क्या है, कि भाई आप सुबह में जल्दी से रसोई बना के पुत्र या जो भी सबसे बड़ा हो छोटा हो बीच का हो, उसका नौकरी का टाइम हो गया, वो टिफिन बना के जल्दी हो गया, आप उसको थाली पीसोगे, सबसे पहली रोटी आप अपने लड़के को खिलाओगे, तो उसका स्वभाव कैसा होगा? गाय की रोटी आप उसको खिला रहे हो तो स्वाभाविक है वो गाय वाला स्वभाव का हो जाएगा। अपने शिवाजी महाराज बनाना है। लास्ट में जो रोटी बचती है वो स्वाभाविक लेडी स्टाफ के हाथ में आती है, उसमें मान लो पुत्र वधू ने खाए तो वो बेसिक किसकी रोटी है? तो क्या अपने कुत्ते का नसीब की, तो वो स्वभावगत लक्षण अपनाएंगे। तो अपने एक संकल्प आज से करेंगे कि कम से कम 2 रोटी अपनी परंपरा सनातन की है, क्योंकि मैं जो जिन क्षेत्र का हूँ तो मेरा एक लगाव होगा कि ज्यादा से ज्यादा जीवदया के माध्यम से अपने सनातन में साथ जुड़े, और वीक का एक दिन ऐसा सिलेक्ट करो, पास में जो भी गौशाला हो आप जाओ, जहाँ के बच्चों को जो गाय माता है उसके शरीर के भाग में, उसके झालर में अलग अलग जगह उसका स्पर्श कराओ। ये इतनी जबरदस्त थेरापी है। आपके आसपास में कोई ओरा सेंटर हो तो ओरा सेंटर में पहले आपका पूरा ओरा ले लो, और 5 मिनट गाय के संपर्क में आने के बाद आप आपका ओरा लो। जितना देवी देवता है उसके पीछे का चक्र आप देख रहे हैं ना, अरे गौमा अपना देवी देवता जो है उसके पीछे चक्र रहता है, जो उसको ओजास बोलते हैं। तो ये ओजास यही है, उसको ओरा बोलते हैं। तो इतनी प्रचंड अपने पास पावर हाउस है और अपने दूसरी संस्कृति में से पावर ढूंढने निकलते हैं। तो आज यहाँ इतने जो भी माता बहने सब परिवार आए हैं, तो आज के दिन ऐसे अपने संकल्प करें कि नूतन भारत का निर्माण करना हो तो चैरिटी बिगिन टू होम। अपने ही संकल्प करना है, कभी अपने बच्चे को मोबाइल नहीं देना है, उसको ऐसे पाठ सिखाओ, रामायण का हो, जो भी अपनी संस्कृति का हो, और नहीं तो ये बच्चा जिम जिम बड़ा होता जाएगा और वेस्टर्न कल्चर के रंग में वो रंगाता जाएगा और आपके हाथों में नहीं रहेगा। तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है अपनी मुख्य संस्कृति की तरफ अपने लाओ। और गौ माता 33 करोड़ देवी देवता का जब नंगा पैर कृष्ण भगवान पूजा करते हैं तो उससे बड़ा कोई है नहीं। तो एक गौ माता की भी पूजा करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक जुस्से के साथ सके हुए तो उसको नजदीक की गौशाला से बच्चों को गाय का दूध पिलाओ। 80% घर में एक नाटक चल रहा है कि भाई गाय का दूध तो भाई एकदम पीला लगता है, उसमें स्वाद नहीं है, गड्ढा नहीं है। तो गड्ढा मतलब भैंस का ही होगा और भैंस का पुत्र पाड़ा, तो आपने बोलते हैं कि भैंस बुद्धि, तो ये बच्चे को पिलाएंगे तो वो माँ बाप को रखेंगे नहीं। तो ऐसे ये विषय इतना गहन विषय है कि आज बोलने के सोमवार को बोलने चालू सैटरडे आ जाए, ये इतना बड़ा विषय है। फिर भी आज मेहुल भाई और सब इतने दिल से जुड़े हुए हैं, तो आज यहाँ बुला के परिवार के बीच में कुछ ये इतने महानुभावों के बीच में 2 शब्द रखने का सुझाव दिया। इसके लिए सबका धन्यवाद। गुरुकुल परिवार और यहाँ के संस्थापक जो भी, उसको मैं बधाई देता हूँ कि ये कार्य चालू रखे। और जहाँ जहाँ भी हमारी स्टेट सेंट्रल की, मैं स्टेट अथॉरिटी हूँ, जहाँ भी हमारी जरूरत है
जरूर बिना संकोच, आप कोई भी स्टेट के हो, आपके ऐसा कुछ लगे कि भाई वहां कुछ करना जैसा है तो भी जरूर बताना, और इसमें हम आपको जितनी मदद हो सके इतना जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय गोपाल। धन्यवाद विवेक भाई, आपने ये जानकारी दी और अपने तरफ से हमको आश्वस्त किया। और आगे बताऊंगा डॉक्टर लीना गुप्ता जी को, जो थोड़ा प्रणाम। जय भारत, जय जगत। मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न आप सबको यहाँ देख के हूँ, क्योंकि एक हमारे पूरे देश में एक बुखार दिखता है। बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना है और फिर मल्टीनेशनल कंपनी ये वो। मैंने खुद ने PhD किया और बहुत जल्द 2 बार पोस्ट डॉक्टरेट भी किया, पर मैं दिल से कहती हूँ, धरती माता को साक्षी रख के, कि 2004 में जब डॉक्टरेट की डिग्री हाथ में आई तो मुझे लगा कि मतलब मैं ऑलमोस्ट, मेरा वजन 33 किलो हो गया था जब मैं PhD कर रही थी। तो मैं ऑलमोस्ट जैसे मरने वाली थी, मतलब इतना संघर्ष किया था जब वो कर रही थी, क्योंकि जंगलों में काम करते हैं, दरिया में जा रहे, तैरना नहीं आता मुझे, पर जा रहे थे तो बहुत हालत खराब हो गई थी। जब वो डिग्री हाथ में आई 2004 में तो लगा कि पागलपन क्यों किया, मतलब अच्छा काम करने के लिए ये चाहिए था क्या, मतलब डिग्री नहीं हो तो क्या अच्छा काम नहीं होता। फिर मैंने ढूंढना भी शुरू किया, जितना विदेशों में देखा, एंड देन मुझे यूँ लगता था कि मैं भविष्य में कोई ऐसा एक काम करूंगी जहां मैं ये डिग्री के पागलपन को मेरे सिस्टम में नहीं आने दूंगी। मैं कोशिश यही करूंगी, मैं प्रयत्न यही करूंगी। और फिर आप सबके आशीर्वाद से मतलब 2015 तक भारत सरकार के एक सिस्टम में मैं कहीं थी, फिर वो सब छोड़ दिया। थोड़ा समय यूरोप में भी थी, वो भी नौकरी सब छोड़ दिया, क्योंकि वो सब सही नहीं लग रहा था। वो मेरी संस्कृति से भिन्न था। भिन्न क्या था, वो विमुख था बिल्कुल। वहाँ का खाना मुझे देख के भी डर लगता था। वहाँ वो केला भी आता था जर्मनी में मेरे सामने, तो वो देख के डर लगता था कि ये GMO होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो ऐसे घबराती थी मैं, खाना नहीं खा पाती थी, तो छोड़ ही दिया वो सब। मैं वापस भारत ही आ गई, मैंने जो करना है यही करना है। और फिर एक ऐसा ही इस तरह से काम शुरू किया कि जो भी मेरे संग काम करते हैं, अभी तक मैं 62 ऐसे स्कॉलर काम किए जिनसे मैंने ये पूछा नहीं कि डिग्री कौन सी है। मेरा बस ये था कि जंगल में चलोगे, पहाड़ पे चढ़ोगे, सांप दिखेगा तो डर के भागोगे तो नहीं, मतलब सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, और संस्कृति से प्रेम होना चाहिए, संस्कृत से प्रेम होना चाहिए, वेदों से प्रेम होना चाहिए। अंग्रेजी कतई नहीं आएगी तो चलेगा, तुम जो रिपोर्ट बनाओगे मैं ट्रांसलेट कर दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस इतना चाहिए। तो ये जो 62 जो स्कॉलर्स थे, इनमें से कोई MSc था ही नहीं, और इन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की। देश के 2 पहले ऐसे आदिवासी जिनको अमेरिका से फेलोशिप आती थी, दोनों कभी साइंस पढ़े हुए नहीं। एक हमारे नंदू भाई राठवा, गुजरात का एक ट्राइबल जिला है छोटा उदेपुर, वहां के, वो इकोनॉमिक में BA किए हुए हैं विद 42%, वो एक रिसर्च फेलो। और एक हमारी लड़की जो 10वीं तक पढ़ी हुई, 6 महीने का नर्सिंग की हुई, वो दूसरी रिसर्च फेलो। इन दोनों को अमेरिका से फेलोशिप आ रही थी। इनका काम इतना बढ़िया, वो रिपोर्ट बनाते थे, उनको मैं ट्रांसलेट करती थी, अमेरिका भेजती थी। 1 साल की वो फेलोशिप थी 2018 के लिए, जो हुई एक्सटेंशन बार बार। और उस फंडिंग एजेंसी के लिए हम पहला केस थे पूरे विश्व में जिसको उन्होंने खुद चाह के 5 बार एक्सटेंशन दिया। किनको? जिनके पास वो डिग्री नहीं है जो मैकॉले के सिस्टम में मिलती है। मतलब चाहिए ये कि अब आज हम मतलब काफी और अपॉर्चुनिटीज होती है हमारे पास। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, एक डायरेक्टर हूँ, पर मैंने वो एक ठाना कि वो चीज नहीं चाहिए, वो नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन अगर वो जंगल में 4 महीने रहने को तैयार नहीं है तो काम कैसे
इसीलिए मैं पहले वो ढूंढती थी कि कोई सिस्टम चाहिए जो हमारे ये जो बिल्कुल जनमानस में, जो लोगों में, जो हमारे जो माता पिता जो है उन तक वो ले जाए कि वो अंग्रेजी का उसका ना वो क्रेज मत रखे। कोई आवश्यकता नहीं होती इतने। हम ये जो यूएन के कन्वेंशन होते हैं, यूनाइटेड नेशन के, उसमें जब हम जाते हैं तो पहले ही दिन एक बड़ा सारा बोर्ड होता है जिसमें हमसे पूछते हैं कि कौन से खंड की, कौन से कॉन्टिनेंट की कौन सी भाषा जानते हैं, ताकि उस कॉन्टिनेंट का कोई व्यक्ति वहां कोई बात करे, है ना। जैसे दादाजी अगर वहां गुजराती में बात करे तो कोई रुकेगा नहीं, बस उनसे इतना कहेगा कि आप जो बात रखेंगे हम एक दुभाषिया ढूंढ ले, है ना। तो आप जब बोलेंगे तो कोई होगा जो उसी समय इंग्लिश में भी बोलेगा, बट उनको कोई नहीं रुकेगा। आपकी अपनी भाषा में बोलना, अपनी भाषा में अभिव्यक्त करना, अपनी भाषा में ही अभ्यास करना। अपनी भाषा यानी मातृभाषा, मेरी माँ की दी हुई भाषा, वो भाषा ही सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि माँ ही सबसे शक्तिशाली है। भगवान को भी धरती पे आना होगा तो माँ की गोद चाहिए, इसलिए मातृभाषा सबसे शक्तिशाली है। तो वहां भी कोई नहीं होता, इसलिए अभिव्यक्त करने का सबसे सक्षम। हम कोर्ट में भी जब केस लड़ते थे किसी जंगल को बचाने या कुछ, तो हम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी बोलते थे कि मैं अपनी राष्ट्रभाषा, मेरी हिंदी है, मैं उसी में बोलूंगी, इंग्लिश में नहीं, क्योंकि मैं उसमें सबसे ज्यादा अच्छे से व्यक्त कर सकती हूँ। इसीलिए संस्कृत तमाम भाषाओं की जननी, ये आना अति आवश्यक है। अगर संस्कृत नहीं आती तो वेदों का जो विज्ञान है, आपको तो गुरुजी ने इतने समय में कितना कुछ बताया होगा। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में क्या है, वेदों के उसमें क्या है, आप ऋग्वेद खोलिए, अथर्ववेद खोलिए, आप देखिए उसमें क्या क्या है। इतना आपको लगेगा चमत्कार है, बट वो विज्ञान है, हमें उसी को वापस लाना है। कौन कहता है कि विमान वो वार्नर ब्रदर्स ने बनाया? नहीं, उनसे बहुत पहले हमारे ही वालों ने बनाया था। हम सब जानते हैं कि रावण के पास विमान था, है कि नहीं है ना। न्यूटन का सिद्धांत किसने दिया? वो गुरुत्वाकर्षण का किसने दिया? न्यूटन ने नहीं। उनसे बहुत 2500 साल पहले ब्रह्मगुप्त कौन थे? ऋग्वेद में बात है ग्रेविटी फोर्स के बारे में। तो ये जो छलावा है, जो आज के उस मैकोली सिस्टम में हमारे बच्चों को गलत सिखाया जा रहा है, गलत दिया जा रहा है। एक साइंटिस्ट होते हुए मैं बोल रही हूँ, मैं उसी सिस्टम में पढ़ी थी, लेकिन ये मैं इतनी भाग्यशाली रही कि ऐसे ऐसे गुरुजनों का मुझे मिला है, सहवास मिला, उनकी छाया मिली। सिस्टम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सिस्टम में जब मैंने ढूंढना पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि सत्यता हमारे सनातन में है। असली शक्ति, असली विकास, असली भविष्य हमारे सनातन में है, और ये सनातन आगे ले जाने का काम गुरुकुल ही कर सकता है। वो बाहर वाले वो स्कूल सिस्टम, इंटरनेशनल स्कूल, ये वो नहीं कर सकते हैं, वो गुरुकुल ही कर सकता है। और एक और मैं बात कहना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी माताएं बैठी हैं, मैं समझती हूँ विश्व में सबसे शक्तिशाली अगर कोई है तो वो माँ है। वो चाहे कोई भी हो, मेरी माँ या ये माँ या इवन गौ माता, जिनके बारे में शाह अंकल ही इतना कुछ बताए। माँ सबसे शक्तिशाली है। और माँ से जो दो चीज, एक तो मैंने भाषा तो बोली दी, जो माँ हमें सबसे पहले देती है ऑब्वियसली, मतलब खाने पीने के साथ में भाषा, वो तो मैंने बता दिया कि वो माँ से मिली भाषा ही सबसे शक्तिशाली है। और दूसरा जो माँ से मिला है वो भोजन। आपकी रसोई घर अपने आप में लेबोरेटरी है। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ज्यादा आविष्कार, सबसे ज्यादा रिसर्च रसोई घर में होते हैं। अगर आप कभी हमारी रसोई में आए तो उसमें 600 से ज्यादा औषधीय वनस्पतियां हमारे रसोई के कैबिनेट में है, जो खाने बनाने में उपयोग की जाती है। अगर आप उन्हें खोलेंगे तो आप बोलेंगे अच्छा ये तो चिया के बीज है, अच्छा ये तो बाउची के बीज है ना, अच्छा ये तो सरगवे के या मोरिंगा के या सैंजने के पत्ते हैं, इसके बीज है, उसके बीज है, इसकी छाल है, अर्जुन की छाल है। पता है अर्जुन की छाल को खीर में डाल के वो खीर बनाओ कितनी बढ़िया बनती है। शतावरी की जड़ की खीर खाओ कितनी अच्छी लगती है, कितनी बढ़िया लगती है, और क्या शक्तिशाली, आपकी नसें मजबूत करेगी, स्वाद भी। अमलताश आपने देखे होंगे, अहमदाबाद घुसते हुए भी ना बहुत सारे पीले पीले फूल के झाड़ पे लंबे लंबे डंडे लटक रहे हैं, अमलताश। पता है वो आयुर्वेद में विरेचन एक प्रक्रिया होती है, पूरे शरीर का शुद्धिकरण, उसका मुख्य परम घटक, सबसे बड़ा घटक है अमलताश का गूदा। बहुत मीठा होता है लेकिन बहुत भारी लेवल का पर्गेटिव, पर उसका शरबत पीजिए, बस उसका प्रमाण बनाना आना चाहिए। उसका पेड़ा बनाइए, लड्डू बनाइए, शरबत बनाइए, और वो खाते पीते रहिए, कब भी डाइजेस्ट
डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं और मिठाई शरबत के शौक भी पूरे होंगे। मैंने ये क्यों कहा? क्योंकि यहाँ माएँ हैं और माओं के साथ यहाँ पिता भी हैं। आप दोनों वो लोग हैं जो किसी मार्केट को आप सपोर्ट करते हैं। एक मार्केट है, हमें ये ध्यान रखना है कि आप कहीं ऐसे मार्केट करें, मार्केट कहें ऐसे आप ना चले, आप वो ना करें जो टीवी के एडवर्टाइजमेंट आपको कहते हैं, आप वो करें। मुझे जब मैं एक आयुर्वेदिक डाइटिशियन हूँ, है ना, तो उसमें कई लोग जब बीमारी और ये सब बोलते हैं हमें क्या खाना चाहिए, तो मैं बोलती थी आप अपनी नानी माँ से पूछिए, अपनी दादी माँ से पूछिए, वो क्या खाती थी वो आप खाइए। पर आज जो स्थिति बनी है, आज की माएँ जो खा रही हैं, तो सोचिए आज से 25 साल बाद, है ना, आज से 25 साल बाद अगर कोई पूछा और तब तक अगर आप नानी या दादी बन गई हैं तो कैसे कहेंगे कि जो दादी ने खाया, जो नानी ने खाया वो आप खाओ? नहीं कह पाएंगे। इसलिए ये समझना पड़ेगा कि हम सदियों तक क्या खा रहे थे। सडनली राइस ब्रान ऑयल आ गया, सडनली सोयाबीन का तेल, कपास का तेल गुजरात खाता था, लेकिन वो देशी कपास था, आज बीटी कपास है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। अपने देश में इस समय सबसे भयानक, सबसे जहरीला, सबसे खतरनाक कोई चीज है बीटी कॉटन का तेल, जो गुजरात बहुत खाता है। किसी भी गुजराती जमणवार में जाओ, शादियों में जाओ, तो कपास के तेल में खाना बन रहा है, नहीं खाइए। उस कपास का जो खोड़ा बोलते हैं ना, वो रुई निकालने के बाद जो खोखा बचता है, वो खोखे का चूरा करके एनिमल फीड बनता है, मतलब जीवों को खिलाया जाता है, गाय भैंस को। उसको खाने के बाद हमारी 23 ऐसी पेशेंट है, 23 पेशेंट में 18 भैंस है और 5 गाय है। पता है इनको क्या समस्या हुई है? इनके यूटरस प्रोलैप्स हो गए, शरीर से गर्भाशय गिर जा रहा बार बार। आप समझ रहे हैं स्थिति? फिर जो ऐसा होता है ना, तो उसका जो पालक होता है ना, वो एक गाय या भैंस को छोड़ देता है। फिर ऐसी गाय या भैंस हमारे पांजरापोल यानी जीवों के अनाथाश्रम में आती है। मतलब हम वो दे क्यों रहे हैं? आप सोचिए कि उस बीटी कपास की एक चीज को खा के जब गाय और भैंस पे असर होती है तो हमारे बच्चों पे क्या होगी। और मैं स्पेशली माँ को बोलती हूँ, ध्यान रखिए आपका बच्चा किसमें से खा रहा है, प्लास्टिक में से खा रहा है, किसमें से खा रहा है। आप सबके हाथ में जब स्मार्टफोन है, फोन पे तो यहाँ इतनी बात हो रही है, बट जब आप सर्च करते हैं तो ये भी सर्च करिए कि एक समय था, हमारा एक समय था जब लड़की की बड़ी उम्र होने की एक आयु, जिसको हम बोलते हैं ना कि वो एक धर्म में बैठती है, हम यही बोलते हैं ना मासिक धर्म शुरू होता है। देखिए आप सब माता पिता हैं, कुछ वैज्ञानिक बात होती है तो प्रॉपरली रखनी चाहिए, है ना। एक समय था जब वो उम्र 16 वर्ष थी, खुद हमारे समय 16 वर्ष थी, है ना, जो मैंने फेस किया था वो 16 वर्ष थी। उसके बाद वो आयु घटी, 14 वर्ष हो गई, 13 वर्ष हो गई। क्या आप लोगों ने 3.5 साल पहले का एक न्यूज़पेपर पढ़ा था? अपने देश में 10 साल की बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया था। अगर 10 साल की बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया तो देश के माँ बाप जो थे उनको हल्ला मचाना चाहिए था। 10 साल की बच्ची, उसको आता क्या है? एंड यू नो व्हाट नाउ, आप सब जानते होंगे, स्पेशली माताएं जानती होंगी कि अब इस समय हमारे ही समाज में अब वो बेटियां 7.5 साल मुश्किल से पहुंचती हैं और वो बड़ी हो गई है। आप समझते हैं कि कितना बड़ा खतरा है? कहां से आया ये सब? इतने नैनो पार्टिकल्स वो प्लास्टिक के शरीर में जा रहे हैं, उनके लंच बॉक्स प्लास्टिक के, पीने की बोतलें प्लास्टिक की, कितना कुछ प्रदूषण, ये वो, स्पेशली दूध जो ऑलरेडी शाह अंकल इतना बता दिए। इसलिए खाना पीना ये सब मतलब बहुत ध्यान में रखने की बात है, क्योंकि माताएं यहाँ थी इसलिए मैंने ये बात रखी। बहुत गौर कीजिए, गुरुकुल वो व्यवस्था है जहाँ पे केवल अभ्यास की बात नहीं है, गुरुकुल तो वो है जहाँ हमें जीना कैसे है। अभी इन्होंने आयुर्वेद जो बोल रहे हैं, आयुर्वेद इज आयु, जीवन का विज्ञान, गुरुकुल वही देगा, जीवन जीने का विज्ञान। क्या खाना, कैसे बैठ के खाना, कब जागना, कैसे जागना, मतलब पूरा दिनचर्या क्या होना चाहिए, पूरा जीवन कैसा होना चाहिए, विचार कैसे होने चाहिए, मेरे अपने लिए, मेरे दूसरों के लिए, है ना, यही सब गुरुकुल सिखाता है। इसीलिए आज अगर हमें आगे विकास करना है तो गुरुकुल से सक्षम कोई और सिस्टम नहीं हो सकता। इसीलिए आज आप हैं, आप जब बाहर जाएं अपने अपने स्थानों पे और लोगों को प्रेरित कीजिए, समझाइए और ये समझिए, मैं कोई गुरुकुल को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने आप को आगे
दिया, मैं उसी सिस्टम के राह पे हूँ और मैं बिल्कुल ठोस एक विज्ञानी हूँ और ठोस बोलती हूँ कि गुरुकुल का सिस्टम ही असली विकास और आगे का भविष्य दे सकता है। धन्यवाद। डॉक्टर लीना का नंबर लिख लीजिए, नंबर बोलिए आप। 82 ओके जी हाँ 82 सॉरी 8200228267 और दिलीप भाई का नंबर दे दीजिए।